बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान एक बार फिर एक ऐसे जख्म से दो चार है जिसका दर्द अल्फाज, खबरों और सुर्खियों की हद में कैद नहीं हो सकता। ये वो दुख है जो सजदे में झुके सरों, मस्जिद की खामोश दीवारों और लवाहिकीन की टूटी हुई आवाज़ों में गूंजता है। 2 महीनों के अंदर इस्लामाबाद में बार बार धमाके होना इस तल्ख हकीकत की याद दहानी है कि दहशतगर्दी का इफरीत अभी मुकम्मल तौर पर दफन नहीं हुआ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में होने वाला खूनी धमाका हो या आज जुम्मे की नमाज के दौरान मस्जिद में किया गया खुदकुश हमला, ये सब वाकयात एक ही खूनी सिलसिले की कड़ियां बन चुके हैं, जहां इबादत, इंसाफ और आम जिंदगी सबको निशाना बनाया जा रहा है। आज तरलाई की इमाम बारगाह में होने वाला खुदकुश धमाका महज एक वाकया नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ खुली जारियत है। नमाजी जो रब के हुजूर झुके हुए थे, दुआ के लिए हाथ उठाए खड़े थे, वो लम्हों में खून में नहा गए। 30 से जायद मासूम शहदा और दर्जनों जख्मी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि दुश्मन को ना इबादत गाह का एहतराम है और ना इंसानी जान की हुर्मत का एहसास। ये हमला इसलिए भी दिल दहला देने वाला है कि यहां कोई जंगी हदफ नहीं था, सिर्फ पुरअमन पाकिस्तानी शहरी थे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक खुदकुश बमबार की शनाख्त और उसके पस मंजर की तफसीलात ने एक बार फिर वही तल्ख हकीकत बेनकाब की है कि दहशतगर्दी की ये आग सरहद पार से भड़काई जा रही है। अफगानिस्तान से हासिल की गई तरबियत, बार बार के दौरे और वहां मौजूद दहशतगर्द नेटवर्क्स की सरपरस्ती इस बात का सबूत बनती जा रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ ये महाज इत्तफाकी नहीं बल्कि मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी का नतीजा है। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दों के लिए महफूज पनागा बनना पूरे खित्ते के अमन को दाव पर लगा रहा है। इस सारी तस्वीर में भारत का किरदार भी सवालिया निशान बनकर उभरता है, जो पाकिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के सफर को सबूताज करने के दर पे नजर आता है। बुनियादुल मरसूस में नाकामी के बाद गुस्से और बेबसी को स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के जरिए निकालने की कोशिशें नई नहीं रहीं। पाकिस्तान में होने वाली हर बड़ी दहशतगर्दाना कार्रवाई के पस मंजर में अफगानिस्तान और भारत के गठजोड़ के इशारे मजीद वाजे होते जा रहे हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना खुद फरेबी के मुतरादिफ होगा। इन बुज़दिलाना हमलों का मकसद खौफ फैलाना, रियासत को कमजोर दिखाना और अवाम के हौसले तोड़ना है, मगर पाकिस्तानी कौम की तारीख इसके बरक्स गवाही देती है। मसाजिद, बाजारों और अदालतों पर हमलों के बावजूद ये कौम हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर खड़ी हुई है। शहदा का खून हमें याद दिलाता है कि ये जंग महज सिक्योरिटी की नहीं बल्कि वजूद, खुददारी और मुस्तकबिल की जंग है। आज पूरा मुल्क सोग में डूबा हुआ है, आंखें नम हैं और दिल गम से बोझल, मगर इस गम के साथ शऊर और अज़्म भी जिंदा है। ये वक्त सिर्फ मजम्मत के बयानात का नहीं बल्कि वाज़े मौक़िफ़, मजबूत दाखिली इत्तेहाद और दो टोक पैगाम देने का है कि पाकिस्तान की इबादत गाहें, इसके शहरी और इसका अमन शर्ते अव्वल है। मासूम शहदा के लिए बहाए गए आंसू तभी मानी रखेंगे जब उनके खून के मुजरिमों, सहूलतकारों और सरपरस्तों को बेनकाब किया जाए। पाकिस्तान एक जिंदा और बाशऊर कौम है और ऐसी हर मजमूम साजिश के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी रहेगी, क्योंकि ये जंग हमारी सलामती, हमारे वकार और हमारे आने वाले कल की जंग है। इसी सब पर बात करने के लिए हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है शकील करार साहब ने, ब्यूरो चीफ है इस्लामाबाद एम न्यूज के। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर, दिफाई तज्जियाकार हैं। सबसे पहले शकील करार साहब, आपकी जानिब आऊंगा। ये एक इंतहाई अंदोहनाक सानेहा जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया, वफाकी दारुल हुकूमत में जुमे की नमाज के दौरान ये बुज़दिलाना कार्रवाई जो की गई है और ये खुदकुश हमला, इसके हवाले से मजीद तफसीलात क्या हैं? शुक्रिया मखदूम शहाबुद्दीन की। देखें, आज जैसे कि जुमे की तैयारी सब कर रहे थे और इस इमाम बारगाह जहाँ वाक़या हुआ है, इसके बारे से मालूम हुआ है कि ये एक कैटेगरी का हसास तरीन इमाम बारगाह थी। और एक कैटेगरी का मतलब है कि यहाँ पर सिक्योरिटी आम इमाम बारगाह हों या मसाजिद की निस्बत इजाफ़ी नफरी लगाई जाती है और इजाफ़ी तौर पर उसको सिक्योरिटी फराम की जाती है। और हमलावर के बारे में मालूम हुआ कि जिस तरह वो बैरूनी गेट से अंदर दाखिल हो रहा था, तो जो सेकंड गेट था वहाँ पर मौजूद प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ने उसको ललकारा, मशकूक जानकर रोकने की कोशिश की, लेकिन जो हमलावर था उसने वहीं से उसको पिस्तौल निकाल कर फायर मारा, जिससे वो ज़ख्मी होकर गिर गया सिक्योरिटी एहलकार। तो वो भागता हुआ, भागने के साथ साथ बाज़ अली शाहिदीन बताते हैं कि वो बाकायदा तौर पर फायरिंग करता हुआ
उस जगह पर गया जहाँ पर नमाज हो रही थी, यानी कि इमाम बारगाह का जो सबसे अंदर वाला आखिरी गेट है, दरवाज़ा है, उस तक वो पहुँचा। और इस दौरान में कुछ थोड़ी सी भगदड़ मची थी कि फायरिंग हो रही थी, तो कुछ लोग बाहर की तरफ आए, तो इस दौरान में उसने गेट के सामने ही खुद को धमाके से उड़ा दिया। अब उसका जो रुख था थोड़ा सा दरवाजे से बाईं जानिब था, तो उस खुदकुश जैकेट की तमाम तर जो वेव्स हैं वो बाईं जानिब गईं और उससे जो दरवाज़ा था सामने लकड़ी का, वो टूट के नमाजियों के ऊपर आ गिरा। क्योंकि नमाजी उस वक्त बिल्कुल पहली रकात में ही थे कि जब ये वाक़या हुआ, और उसके वाक़े के बाद फ़ौरन ही इमाम बारगाह का जो अंदरूनी हिस्सा है वहाँ पर धुआं भर गया, बारूद की बू फैल गई। तो वहाँ पर मौजूद बड़े बुज़ुर्ग और नौजवान और जो बच्चे थे नमाज़ पढ़ रहे थे, उनने भगदड़बाज़ी की और वो बाहर की जानिब जो है भागना शुरू हुए। तो ये इस वाक़े इसके दौरान ही उसी इमाम बारगाह के जो खिड़कियों के शीशे थे और साथ की जो रहायशी इमारत थी उसके भी शीशे टूट के आके नीचे गिरे। तो इस दौरान में जो अब तक सरकारी तौर पर जो तस्दीक हुई है वो 30 से ज़ायद जहाँ भाग हुए हैं, जबकि 170 के करीब ज़ख्मी हैं, जिनका पिम्स पॉलीक्लिनिक, सीडी हॉस्पिटल और दीगर निजी हॉस्पिटल्स में इलाज जारी है। मेडिकल एमरजेंसी नाफज कर दी गई है इस्लामाबाद में, जबकि सिक्योरिटी को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। हुकूमती ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जो हमलावर है उसका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से था और कुछ अरसे में वो कई बार अफ़गानिस्तान गया और आया, और इस हमले से चंद रोज़ पहले वो वापस एक बार फिर पाकिस्तान आया था और जहाँ पर अपने सहूलतकारों के ज़रिए ये प्लान को फाइनल किया गया। और जिस तरह मखदूम नज़र आ रहा है कि जिस तरह वो सीधा इमाम बारगाह के गेट के अंदर गया, तो इसका मतलब है कि इस वाक़े से पहले उन्होंने बाकायदा तौर पर इस इमाम बारगाह के चारों अतराफ़ में तहक़ीक़ की होगी, यानी कि हमला करने की जो टाइमिंग है कि नमाज कितने बजे ठीक शुरू होती है ये भी उनको मालूम था, और कितने लोग होते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि 300 से ज़ायद नमाजी उस वक्त इमाम बारगाह के अंदर मौजूद थे, नमाज के लिए खड़े हो चुके थे। तो ये उसके पहले इसका मतलब है कि वो 2-3 मरतबा यहाँ आके इस तमाम हालात का जायज़ा ले चुका था, और सिक्योरिटी इंतजाम क्या होते हैं, CCTV कैमरे कहाँ लगे हुए हैं, तो ये तमाम तर उन्होंने जायज़ा लेने के बाद इसका हमला जो किया है। और उसमें बताया जा रहा है कि गालबन हमलावर के साथ 2 और भी उसके साथी थे जो शायद मौके से फ़रार हो गए, लेकिन इसकी बात की अभी तक तस्दीक नहीं हो पाई है। ठीक है, पॉइंट टेकन। ब्रिगेडियर गजनफर साहब, आपकी जानिब आऊँगा। अब हुकूमती ज़राए ने तस्दीक कर दी है कि जो हमलावर है, खुदकुश हमलावर, उसकी शनाख्त हो चुकी है और उसका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से बताया जा रहा है। तरबियत उसने अफ़गानिस्तान से हासिल की, मुतअद्दिद मरतबा अफ़गानिस्तान के उसने सफ़र किए। अब इस सब के अंदर ये चीज़ इससे पहले भी सामने आई है कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की हर कार्रवाई के पीछे अफ़गानिस्तान से ताने बाने मिलते हैं, अल्टीमेटली इंडिया से जाकर मिलते हैं। तो इस हवाले से अब पाकिस्तान को मज़ीद क्या इक़दाम करने होंगे? आज की बात तो नहीं है जो आप कर रहे हैं साहब, ये तो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लें, खासतौर पर पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लें, 2025 और 2024 का रिकॉर्ड उठा के देख लें। पाकिस्तान में लास्ट टाइम नहीं कहा था 78% दहशतगर्दी की वारदातों में इजाफा हुआ, और उसके बाद अफगानिस्तान ने 12 कहा कि जब पाकिस्तान के अंदर, इंडिया ने 12 कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर जो लोग लड़ रहे हैं, अजीत कुमार डेविल का बयान ऑन रिकॉर्ड है, तो वो लोग मजहबी तौर पे ओरिएंटेड नहीं है, वो मर्सिनरीज हैं, उनको पैसे देंगे और लड़ाएंगे। अब अफगानिस्तान की तरफ ताने निकाले, खुदकश बम्बार को तलाश करें, 2 दफा आया, 4 दफा आया, 3 दफा आया, जितनी दफा आया आके देख के गया। ये तो एक एस्टेब्लिश फैक्ट है ना कि जब इस किस्म की कार्रवाई दहशतगर्द ग्रुप करते हैं तो उससे पहले वो पूरी रिकॉनेसेंस करते हैं, उनको एक एक चीज की इंफॉर्मेशन होती है, तभी तो वो फिर ये कार्रवाई करते हैं। ये तो एक एस्टेब्लिश प्रोसीजर है दहशतगर्दी के अंदर जो अडॉप्ट किया जाता है। फिर उसको कोई लेके आया होगा, कोई फैसिलिटेटर होगा जिसके साथ वो आया होगा, किसी ने उसको मस्जिद से कोई 100 गज पहले, 200 गज पहले ड्रॉप किया होगा। ये तमाम चीजें तो थ्योरी की चीजें हैं। बात यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि वो आया क्यों, किस तरह आया वो। आज आपकी ये इस्लामाबाद जो है, आप कहते हैं हाई ग्रेडेड सिक्योरिटी जोन है, किधर थी एक। और आपको पता है कि जब भारत ने भी कह दिया कि जी हम जो लड़ रहे हैं लोग वो मर्सिनरीज हैं, तो इसका तो मतलब है कि मर्सिनरीज जो है वो हर जगह पे हमला करेंगे, सॉफ्ट टारगेट तलाश करेंगे। और जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, यहाँ पे कल बलूचिस्तान के अंदर इतना बड़ा हमला हुआ है, मस्जिदों पे हमला हुआ है, बैंकों पे हमला हुआ है, आपके रेड जोन, कोयटा में रेड जोन की सिक्योरिटी तक एक दहशतगर्द की वैन पहुंच गई थी। हालांकि आपके चीफ मिनिस्टर वहाँ खड़े हुए कह रहे थे कि हमें पता था जी, एक दिन हमें पता था, हमें इंफॉर्मेशन थी,
तो भाई अगर इन्फॉर्मेशन थी तो किस तरह वो वैन जो है वो सिक्योरिटी वो वहां तक पहुंची? आपने क्यों नहीं है? यहाँ पे एक वीआईपी मूव करता है, ग्रेड 22 का अफसर मूव करता है, आप सड़कें सील कर देते। 10-10 एक घंटा लोग जो है वो ख्वार होते रहते हैं सड़कों के ऊपर, आप ट्रैफिक सिग्नल बंद कर देते। तो ये किस तरह पॉसिबल हुआ कि वो पूरी की पूरी वैन जो है वो पहुंच गई वहां पे, उसने आपको उड़ा दिया अपने आप को असेंबली से पहले? तो वी हैव टू लुक। अब ये बहुत पुराना थीसिस हो गया जी। और ये पूरे पाकिस्तान में हर बच्चे को, हर शख्स को पता है कि अफगानिस्तान और इंडिया पाक के अंदर दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं। ये तो हैं। आप इंटरनली चीजों को कौन देखेगा, मुझे ये बताइए ना। इंटरनली ये चीजें हो रही हैं। इससे पहले आपकी जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में हमला हुआ था, उसको भी आपने बैक ट्रेस किया, उस दहशतगर्द को भी पकड़ा, फैसिलिटेटर को भी पकड़ा, तो फिर क्यों नहीं रोका? अगर वो हुआ था जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में हमला, तो क्या इस्लामाबाद के अंदर पुलिस, आईजी और जो वहाँ पे लोग हैं उनको ये पता नहीं था कि ये किसी इमाम बारगाह पे भी अगला हो सकता है? उन्होंने तो कह दिया कि जी हम करेंगे। और इस इमाम बारगाह से सॉफ्टवेयर टारगेट और कौन सा हो सकता है? क्योंकि आपको पता है कि जितने दहशतगर्द ग्रुप हैं इनकी जो मजहबी ओरिएंटेशन है ये कुछ माइनॉरिटीज के खिलाफ है, ये क्रिश्चियंस के भी खिलाफ है, ये शियाओं के भी खिलाफ है, ये देवबंदियों के भी खिलाफ है। और इन्होंने अपने से हर मसलक से हट के इन्होंने जाके उस जगह को हिट करना है, क्योंकि ये कोई इस्लाम को तो फॉलो नहीं करते ना। दे आर वर्स देन मुनाफिक। इनके अंदर तो मुनाफिकों से भी बदतरीन किस्म की चीज है। ये तो काफिर भी नहीं है, तो काफिरों से भी नीचे है। काफिर के अंदर भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंसान को ना मारो। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन या ह्यूमन राइट्स असूल इसी चीज पे बनाए गए हैं कि आप इंसान की जान ना लो। और इस्लाम तो कहता है कि एक आदमी की जान लेना पूरे माशरे की जान लेने के बराबर है। तो उधर पे अभी आपकी गवर्नमेंट तो कह रही है ना 31, आप देखिएगा 2 दिनों में ये 31 से डबल ना हो गए जो डेथ टॉल है, तो वो आप देखिएगा। क्योंकि हम तो आहिस्ता आहिस्ता करके रिलीज करते हैं ना, हमारी टीवी की स्क्रीनों में तो अभी बसंत चल रही है, तो दहशतगर्दी का वाकया तो नहीं चल रहा है। तो बात ये है कि अपने गिरबान में अब जाके देखने की जरूरत है कि वो किस तरह पहुंचा। वो तो पहुंचा, उसने रैकी भी की, 2 दिन पहले भी की होगी, 4 दिन पहले भी की होगी। लेकिन बात यह है कि ये जो इतना इसकी मेरी नजर में जो मुझे वजह समझ आती है, हमारे होता ही है कि आज इस्लामाबाद की सारी सिक्योरिटी एक पॉइंट पे लगी, एक चीज पे लगी। मेरा ख्याल सारी पिंडी की पुलिस और पंजाब की पुलिस और जितनी इस्लामाबाद की पुलिस है वो सिर्फ सरीना के गिर्द या जो आपके प्रेसिडेंट आए हुए हैं उज्बेकिस्तान, उनकी सिक्योरिटी पे और उनके जो वीआईपी जो हम मूव करें उनकी सिक्योरिटी पे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप वीआईपी की सिक्योरिटी ना करें, वो टॉप प्रायोरिटी होती है। लेकिन जो वाइब्रेंट लोग होते हैं, जो सोच रखने वाले लोग होते हैं, जो अकल रखने वाले लोग होते हैं, वो उसके साथ साथ ये भी सोचते हैं कि इतना बड़ा वीआईपी जो है एक शहर में आया हुआ है, तो कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए जिससे उसके साथ साथ उसको भी गलत मैसेज पहुंचे। आप कहते हैं $2 बिलियन, $4 बिलियन, 4 फिगर आप 4 फोल्ड जो है वो ट्रेड को लेके जाएंगे। किस तरह लेके जाएंगे भाई? जब उसके होते हुए धमाका हो गया तो हु वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान? कौन सा ट्रेडर आएगा? कौन सा? जब तक आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिक्योरिटी, अब वो उज्बेकिस्तान के, काजाकिस्तान के प्रेसिडेंट जो आए हैं उनका क्या मकसद है? आपको पता है कि यूरेशियन रूट जो है बिल्कुल सिक्वीज हुए हैं रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से। अब ये जो लैंड लॉक कंट्री है, काजाकिस्तान भी लैंड लॉक्ड है, उज्बेकिस्तान भी लैंड लॉक्ड है, यूरेशियन रूट्स ओपन नहीं है, सो दे आर लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव मैरीटाइम रूट। अब उनके लिए मैरीटाइम रूट जो है वो पाकिस्तान से जाता है या ग्वादर से जाता है या कराची से जाता है, ताकि उनको मार्केट एक्सेस मिले। दे आर ट्रेनिंग इनटू द मार्केट इकोनॉमी। अब वो जो उनके पास बहुत सारी यूरेनियम, गैस, ऑयल की दौलत है, काजाकिस्तान में भी है, उज्बेकिस्तान में भी है, वो उसको बाहर लेके जाना चाहते हैं। उज्बेकिस्तान में कॉटन बहुत होती है, दे वांट टू फाइंड न्यू मार्केट, और उसके लिए पाकिस्तान जो है वो साउथ, सेंट्रल और वेस्टर्न एशिया के कॉर्नर पे रुका हुआ मुल्क है और बड़ा इंपॉर्टेंट। उसके ऊपर हमने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ भी उनको दिखाई है कि इंडिया के खिलाफ जो हमने जो कुछ किया वो सब कुछ सामने है लोगों के। तो अब उसकी वजह से अगर पीपल अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो मुझे आप ये मेरी बात एक याद रखिएगा कि अगर इस किस्म की दहशतगर्दी की वारदातें बलोचिस्तान और या जो इस्लामाबाद हुआ है जारी रही, तो अभी तक तो पाकिस्तान में कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई नहीं है। तो अगर यही चीजें नहीं तो हाउ वुड यू एक्सपेक्ट कि आने वाले दिनों में ये ममालिक जिनके साथ आप $4 बिलियन, $4 बिलियन, $6 बिलियन का माहिदा कर रहे हैं, ये आके यहाँ पे चाहेंगे कि ये चीजों को यूटिलाइज, अगर उनकी चीजें सिक्योर नहीं होंगी मूवमेंट पे। और उज्बेकिस्तान के सदर के होते हुए टाइमिंग देखिए कितने इंपॉर्टेंट, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
इस टाइमिंग्स के अंदर ये चीज होना, तो क्या ये उज्बेकिस्तान के सदर को नहीं पता कि आप पता चला होगा? हमारा ये तो नहीं है कि आप अपने टीवी की स्क्रीनों से मेन स्ट्रीम मीडिया से इसको हटा देंगे और उसकी फुटेज नहीं चलाएंगे, खबर नहीं चलाएंगे, तो उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट को या बाकी एम्बेसीज को नहीं पता चलेगा? उनके तो अपने जराए होते हैं चीजों के ऊपर नजर रखने के लिए। वो तो मिनट की रिपोर्ट बनाते हैं और उसको वो अपनी हुकूमतों को डिस्पैच करते हैं। खासतौर पर इस वक्त उज्बेकिस्तान के तमाम लोग बड़े अलर्ट होंगे, पॉइंट टेकन, सिक्योरिटी भी अलर्ट होगी। तो बात यह है कि इसमें अफगानिस्तान को तो ब्लेम हम करते रहेंगे और वो तो इसमें कोई शक नहीं है इसमें कोई किसी, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह रहा, इसको यूनाइटेड नेशन ने कह दिया कि जी परसों यूनाइटेड नेशन के अंदर करारदाद पास हुई है जिसपे उनका जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, ये दहशतगर्दों के जो मॉनिटर हैं, जो स्मगलर्स हैं, ये जो अफगानिस्तान में हुकूमत बैठी हुई है, ये नार्को स्मगलर्स हैं, नारकोटिक्स के स्मगलर हैं। ये किसी किस्म के मुल्ले नहीं है, ये भत्ता लेते हैं हर किस्म की स्मगलिंग से। इन्होंने इस्लाम को बदनाम किया हुआ है, ये इस्लाम के दुश्मन है, ये पूरी दुनिया में इस्लाम को बदनाम कर, ये मुनाफिकीन से बदतर हैं जो जाके जब हिंदुओं की गोद में बैठेंगे तो लानत है बेगैरती पे और बेशर्मी पे। इनसे बड़ा बेगैरत और बेशर्म कोई है? उसके बाद झूठ बोलते हैं। कल वो कहता है कि जी यूनाइटेड नेशन करारदाद इसलिए पास की कि हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां पर नहीं। तो जहाँ पे तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव मॉस्को डायलॉग में बैठा हुआ था, वहाँ ईरान ने भी कहा था, पाकिस्तान ने भी कहा था, चाइना में उसके मुंह पे कहा था, आपके फॉरेन मिनिस्टर के मुंह पे, कि तुम दहशतगर्द हो और तुम्हारे मुल्क पे दहशतगर्दी हो रही। तो उस वक्त क्यों चुप लग गई थी? तो ये जो झूठे और ये धक्काबाज धोखे किस्म के लोग जो बैठे वो तो करेंगे पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने तो कह दिया, उन्होंने तो आपके प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट के जवाब में कि जी आप हमें चुने, या उन्होंने कहा जी हम आपको नहीं चुन रहे, हम आपके दुश्मन हैं। अगर ये मैसेज पाकिस्तान तक नहीं पहुंचा, हमने बाईलैटरल ट्रेड भी किया, डायलॉग भी किया, ट्राईलैटरल भी किया, सब कुछ किया हमने। इसके बावजूद अगर वो आपकी बात मानने को तैयार नहीं है और अमेरिका इधर डबल गेम खेलते हुए अभी तक उनको $40 मिलियन की इमदाद दे रहा है ताकि वो स्टेबलाइज रहें और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करते रहें, और उसके साथ वहाँ पे मुसैद भी आया हुआ है, और मुसैद में डायरेक्टली वो अपना एक डॉक्टर हाइम है जो एक फिल्म मेकर भी है, बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, उन्होंने भी बड़ा कैटेगोरिकली उनकी स्टेटमेंट पूरी दुनिया में चल रही है। उन्होंने कहा कि इजराइल जो है अब ईरान के और ईरान के बाद अपना इराक के, उसके बाद ईरान और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है। परसों टाइम्स ऑफ इसराइल में खबर लगी हुई है कि पाकिस्तान एंटर्स इनटू स्ट्रेटेजिक कैलकुलस ऑफ इजराइल। तो उसका क्या मतलब है स्ट्रेटेजिक कैलकुलस का? अभी अगर हम अभी भी आंखें बंद करके हम सो रहे हैं, अभी भी अगर हमारी आंखें नहीं खुलती हैं और सिर्फ हम एलीट प्रोटेक्शन पे लगे हुए हैं और सिर्फ वीआईपी प्रोटोकॉल पे हमारी पूरी की पूरी सिक्योरिटी को हम डिवोट किया हुआ, तो मुझे बताएं ना किस किस्म के वाकया जो 33 लोग मर गए। बिल्कुल, इस वक्त प्रायोरिटीज जो हैं वो सेट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दहशतगर्दी पाकिस्तान में पनप रही है, हर तरफ से पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और इसमें हमें खुद भी अब मजीद चौकन्ना होने की जरूरत है और अपने एफर्ट्स जो हैं काउंटर टेररिज्म के एफर्ट्स और दीगर जो सिक्योरिटी है उसे मजीद बेहतर बनाने की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर गजनफर साहब और शकील करार साहब आपका। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन इकराम, ये लम्हा पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसे दबे हुए तनाव का नाम है जहां खबरें तसलसल के साथ आ रही हैं मगर किसी एक समत में बहाव पैदा नहीं हो पा रहा। अदालतों, पार्लिमान और जेल के बीच घूमती इत्तलात ने फजा को बोझल जरूर किया है, मगर वाज़ेह तस्वीर अब भी धुंध में लिपटी हुई है। सियासत इस वक्त नारों से ज्यादा इंतजार में है और फैसलों से ज्यादा क़यास आराइयों के रहमो करम पर दिखाई देती है। बानी पीटीआई की सेहत से मुतल्लिक रिपोर्ट्स का अदालत में पेश होना बिलाशुबा एक अहम पेशरफ्त है, मगर इसके साथ उठने वाले सवाल भी अपनी जगह मौजूद हैं। एक तरफ जेल कवानीन के मुताबिक सहूलतों की फराहमी के दावे हैं, तो दूसरी जानिब मुलाकातों की बंदिश और ताखीर के तासुर ने शकूक को मुकम्मल तौर पर जायल नहीं होने दिया। ये मामला अब महज हमदर्दी या मुखालफत तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इंतजामी शफाफियत और एतमाद के पैमाने पर परखा जा रहा है, जहां हर अबहाम खुद एक सियासी बहस बन जाता है। पार्लिमान में इस मौजू पर होने वाली गुफ्तगू ने सियासी दर्जा हरारत जरूर बढ़ाया है, मगर साथ ही ये सवाल भी नुमाया हुआ है कि क्या ऐवान
अब महज इजहार ख्याल तक महदूद होकर रह गया है। सख्त अल्फाज, जज्बाती तकारीर और तारीखी हवालों के बावजूद अमली सतह पर पेशरफ्त की कमी ने इस तासुर को तक़वियत दी है कि सियासतदान खुद भी इस मामले को किसी वाज़े नतीजे तक ले जाने में तज़ब्ज़ुब का शिकार है। 8 फरवरी की तारीख जूं जूं करीब आ रही है, पीटीआई के अंदर बेचैनी और अभाम भी नुमायां होता जा रहा है। पुरअमन एहतजाज के ऐलान के बावजूद ये तय नहीं हो पा रहा कि हिकमत अमली क्या होगी और किस सतह तक जाना है। यही कंफ्यूजन कारकुनों में भी सिरायत करती दिखाई देती है, जहां जोश और एहतियात के दरमियान लकीर वाजे नहीं और हर फैसला अगले मुमकिना रद्द-ए-अमल के खौफ से मशरूत नजर आता है। इसी दौरान पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आना शुरू हो गए हैं। इजलासों में तलखी, एक दूसरे पर अदम एतमाद और सोशल मीडिया के जरिए अपनी ही सफ़ों पर तनकीद ने यह तासुर पैदा किया है कि दबाव के इस दौर में पीटीआई की सफ़बंदी कमज़ोर पड़ सकती है। क़यादत और कारकुन के दरमियान फासला हो या रहनुमाओं के बाहमी इख्तलाफात, ये सब इस जमात के लिए खामोश वार्निंग है जो खुद को मुनज़्ज़म और मुत्तहिद जाहिर करना चाहती है। अदालती महाज पर भी सूरत हाल सादा नहीं। मुख्तलिफ रिपोर्ट, शवाहिद पर इख्तलाफ और फैसलों का इल्तवा इस एहसास को जन्म दे रहा है कि कानूनी अमल अपनी रफ्तार से चल रहा है, मगर इसकी समत पर सियासी सवालात साया फिगन हैं। यहाँ हर पेशरफ्त फौरी नतीजा देने के बजाय एक नए सवाल को जन्म दे रही है, जिससे बेयकीनी का दायरा मजीद फैलता जा रहा है। यूं मजमूई तौर पर यह मंजरनामा किसी एक शख्सियत या जमात की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी सियासत का अक्स है जो दबाव, इंतशार और फैसला ना कर पाने के मरहले से गुजर रही है। पीटीआई के लिए यह वक्त महज एहतजाज या बयानात का नहीं, बल्कि अंदरूनी नज्म, वाज़े हिकमत अमली और एतमाद की बहाली का इम्तिहान भी है, क्योंकि अगर अंदर की गिरहें ना खुली तो बाहर की लड़ाई भी महज शोर बनकर रह जाती है। इसी सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट अजहर साहब ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं अजहर सिद्दीक साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और ऑपोजिशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याददाश्त जमा करवाने का फैसला किया। इस वक्त क्या उम्मीद है पीटीआई को निज़ाम से, अदालतों से कि भाई कोई रिलीफ या कम से कम मुलाकात और सेहत के हवाले से जो डस्ट है वो सेटल हो जाए? बहुत शुक्रिया जी। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा, ये कैसी सियासत है, ये कैसा निजाम है। वादों की बस्ती में बस फरेब का काम है। हुकूमत के हाथ में तख्त भी, इख्तियार भी, मगर अवाम के हिस्से में सिर्फ इंतजार भी। जबान पे नारे हैं, दिल में हिसाब कुछ और। यही तो है हमारे जवाल का असल शोर। मुझे इस दस्त की स्याही में वकालत में 1992 से आज 2026 में कोई तकरीबन 34 साल के करीब हो गए हैं। मैंने ज़ियाउल हक का दौर बड़ा बगौर मुआयना किया, लेकिन तकलीफ और दिक्कत इस बात की है कि सियासी जमातें अपने लिए स्पेस कम करती जा रही। कई सियासी मामला हैं जो सियासी तरीके से हल होने चाहिए, नहीं हल हो पा रहे। बड़ा सुनते रहे थे पीछे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, नैब के इख्तियारात के हवाले से बड़े बड़े दावे हमने सुने, और आज वो सारे जमीन बोस हो गए, क्योंकि ये जो हुकूमत है उसने तो इंतहा कर दिया। छोटी सी मिसाल है, आप अंदाजा लगाएं, एक ऐसा दौर है कि जिसमें आप जुबान पे पहरे, दहशतगर्दी चले, सुनने पे भी हैं, फिर आप कोई एहतजाज नहीं कर सकते। हजारों के मुताबिक डिटेंशन ऑर्डर्स, सिंध क्या, पंजाब क्या, 144 का निफाज। अब 144 का निफाज आपको पता है हवा में भी लग गया है। मैं तो, हालांकि मैं पतंगबाजी रुकवाने गया था, वो सेफ नहीं थी, खूनी है, और वो सबूत आपने देख लिया है। लेकिन जरा गौर करें, बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कहां पहुंच चुकी है। हमारे इदारे ने बड़ी कोशिश की, पाकिस्तानी फौज का बड़ा एक अहम किरदार है, लेकिन हम यहाँ खुशियां मना रहे हैं। मैं जरा प्रायोरिटीज आपके सामने रख रहा हूँ। 3 दिन की छुट्टी इसलिए कि 8 फरवरी का एहतजाज ना हो जाए, वो तो होना है। नाख्ता कोका भी गाया जाना है, इमरान खान के हवाले से कपड़े भी पहने जाने हैं, तस्वीरें भी होनी है, सारा कुछ है। लेकिन शर्म से डूब मरने का मकाम है कि ये एक ऐसा मुल्क है, इथोपिया में भी ये हाल नहीं होता कि कैदी से मिलने नहीं दिया जा सकता। हो रहा है यहाँ। अब मेडिकल की रिपोर्ट्स, यानी मुझे तो माली याद आ गया। मैं इमरान खान साहब का दौर याद आ गया, जब प्लेलेट नीचे गिरे थे, मर जाना था, पता नहीं क्या हो जाना था। तो उस वक्त इनके अपने डॉक्टर्स का मिलना, फिर उनके मुताबिक इलाज होना,
फिर अस्पतालों का जेल के अंदर 26-26 मुलाकातें, लाइव खाना पीना, पता नहीं, यानी इस तरह तो मैंने देखा ही नहीं है। और मैंने तो पिटीशन दायर की हुई है। मेरे पास तो इतने सबूत है। प्रिजन एक्ट, प्रिजन रूल्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, आईसीपीआर, नेल्सन मंडेला रूल, कायरो डिक्लेरेशन में क्या क्या बातें कहूं। यानी आज अगर मैं उठा के, मैं वकील हूं इमरान खान साहब का, बुशरा बीबी साहब का, मैं अगर उठा के इनको ले जाऊं ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के सामने, क्या क्या रह जाएगी, क्या शक्ल और सूरत रह जाएगी हमारी इस हुकूमत की। मैं तो यही कोशिशें करता रहता हूं। मैंने कोर्टों में पिटीशन भी फाइल की, लेकिन अभी क्या है, आप गौर करें, सुप्रीम कोर्ट जिसने, अब तो सुप्रीम तो रही नहीं है हमारे यहाँ। तो बुकला के अंदर ऐसा है कि जैसे भी सुप्रीम कोर्ट जो है ये सेशन कोर्ट से भी नीचे आ चुकी है, सिविल कोर्ट से भी नीचे आ चुकी है। सिविल कोर्ट तो फिर अपने ऑर्डर्स मनवा लेती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या चीफ जस्टिस के पास हम जा रहे हैं। हम पंजाबी में कहते हैं घुंघरू तो मिट्टी झाड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्या कर लिया, क्या हुआ। और वो आईनी बेंच के जो सरबराह है वो भी आराम से बैठे हुए। क्या जुल्म हो रहा है यहाँ पर, यहाँ गटरों, यानी गटरों में गिर के वो खुली जगह में लोग मर रहे हैं, पतंगबाजी से गले कट रहे हैं। और क्या कुछ हुआ सैलाब में, हमने सारा कुछ देख लिया। हमारी अदालतें खामोश तमाशाई एक बनकर बैठी हुई हैं। तो यादाश पेश करने का मकसद यही है कि उनको बराबर कराया जाए कि जनाब आप मसनद की कुर्सी पे बैठे हैं, एक 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 तराजू पकड़ा हुआ आपने, वो तराजू लड़क गया है, वो तराजू जो है वो बैठ गया है, वो तराजू जो है वो टूटने वाला है कि शायद उसको सहारा मिल जाए, मगर कोई हालात नजर नहीं आ रहे हैं। मैं कई बातों में इत्तेफाक नहीं करता, हालांकि मेरी आखिरी मुलाकात इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा से 1.5 घंटे की होने के बाद मेरा तो नाम भी सुनना शायद पसंद ही नहीं करते। मैं तो कोर्टों में भी गया, और कमाल की बात यह है कि लार्जर बेंच ने, आप अंदाजा लगाएं कि अदालतों के हवाले से क्या है। आपको तो पता है, आपका नाम भी डाला हुआ था, ईसीएल, पीसीएल, फिर एक नई बला आई पीएनआईएल, यानी वो पीएनआईएल का कोई वजूद नहीं है। लेकिन इस दौर के अंदर बड़ी बातें होती रही थी, लेकिन जितनी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इस दौर के अंदर हुई है, सीखा हमने नहीं। और गौर करें इस बात को। चलें, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मुज़ाकरात पर यकीन नहीं करती, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जिम्मे लगाया, तो जैसे ही मियां शहबाज शरीफ साहब ने, मैं किसी मुलाजिम की बात नहीं कर रहा, एक वज़ीर आज़म की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा तो फौरन जवाब आ गया कि ठीक है। और क्या कहा कि 30 साल पहले जो मिसाक़े जमहूरियत है उस पर अमल कर लें। यानी 2006 में जब आप आए, आज पाकिस्तान को 30 साल पहले ले जाने की बातें हो रही, नहीं करना चाहते आप। यहाँ अभी मैं आपको यहाँ लाहौर हाईकोर्ट का क्या बताऊं, यहाँ मैं ये भी अगर महफूज बसंत हुई है ना, तो उसके पीछे भी अजहर सिद्दीक था। मैं तो खूनी बसंत रुकवाने गया था। ये जो आज बताया जा रहा है और अरबों रुपया जाया किया जा रहा है कि हम सेव कर रहे हैं, पता नहीं अगर बताया जा रहा है माइक लगा के डॉक्टर रेंज, वो सारे हाईकोर्ट के ऑर्डर मौजूद हैं। और मेरे पे इल्जाम लगा दिया कि जनाब बसंत बनाना चाहो। बीबी साहिबा, मैं जनाब हिफाजती इंतजाम देखने गया था, मेरी 3 वीडियो मौजूद है, हालत आपकी ये है। और किसी ने सोचा कि यार बलोचिस्तान के वाकयात को सामने रखते हुए नहीं मनाएं बसंत, यार वो मना ली रात को जो मनानी थी, अभी सस्पेंड कर देते, क्या फर्क पड़ता है। गरीब आदमी तो यहाँ रो रहा है, पीट रहा है, बुनियादी हकूकों की पामाली जिस वक्त हो रही है। और कमाल क्या किया 26वीं 27वीं तरमीम के बाद, जनाब आप धक्के खाएं पहले जाके ब्यूरोक्रेसी के पास। उस दिन देखा नहीं कि एक वो डीसी हाई कोर्ट में आया, वो वकीलों को धक्के मारता फिर रहा था, वो मजबूरन मुझे समझाना पड़ा उसको कि यार यहाँ कीड़े मकोड़े नहीं रहते हैं। हालत आपने ये कर दी है यहाँ पर इस निजाम की, इस निजाम से आपको अब अच्छे की उम्मीद मैं तो नहीं समझता इस बात को। आज इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है तो आइन और कानून की बालादस्ती कायम करें आप। यहाँ आपसे कोई हक छीन लिया जाए ना, हक छीन लिया जाए, किसी महकमे के खिलाफ शिकायत या मसला हो तो आप हाईकोर्ट नहीं जा सकते। आप पहले धक्के खाएंगे उन लोगों के पास जाके, जो 15 दिन में फैसला करना है, महीने में फैसला करना है, फिर हाईकोर्ट दरवाजे खोलेगी। जहां लाखों रिटें होती थी वो 76,000 रिटों पे आ गई है। और उस पर एतराजात के हवाले से अगर देखा जाए 1,76,000 एतराजात हैं। किस को सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही है, सारा कुछ मैं बार बार बता चुका हूँ, खामोश बैठी हुई। तो ये लोग तो देखे ना, लोग मैं मायूसी की बातें नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात हकीकत है, एक हकीकत है। और वो देखे ना, इसी मायूसी के अंदर एक रोशनी की किरण इमरान खान, कि उन्होंने बैठकर, इमरान खान है कि उन्होंने अगर बताया तो ठीक है, वो शऊर पे जो मर्जी आप कहें, सोशल मीडिया पे कुछ लोगों का लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल गलत है, मैं उनको डिफेंड नहीं करता, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि यहाँ कौम को शऊर आ गया। अब वोट इतनी आसानी से नहीं, वोट नहीं तो दादा बाबा वो कुछ चंद पैसे दिए वोट ले ले। अब कौम जिस सिमत पे जा रही है ना,
इसमें अब इनके लिए संभालना मुश्किल हो गया है। अगर चाहते हैं कि ये चीजें सारी बेहतर हो तो इन्हें हमारी जेनजी का ये सोचना पड़ेगा भाई। वोटर इसके लिए तो अब कानून साजी हो रही थी। अच्छा जनाब, इसे जो 25 साल से पहले वोट ही ना डाले, और यार कुछ कुछ वो लोग जो इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, उनसे ये हक छीन लोगे तो क्या तुम आ जाओगे यहाँ? तुम फिर भी नहीं आ सकते। फर्क सिर्फ इतना है कि जब ये होश के नाखून लेंगे तो फिर आपको अच्छी की उम्मीद रखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये ना यहाँ अगर राइट। आज जी अजहर सिद्दीक साहब, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जारी बात है इस वक्त मायूसी भी हो, तहरीक इंसाफ के शिकवे शिकायतें भी हैं, मुलाकात के हवाले से भी सबके सामने है कि नहीं करवाई जा रही, इवन हेल्थ कंसर्न्स थे फिर भी नहीं करवाई गई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन इस सब के अंदर, जिस तरह से आपने भी बताया कि हर दरवाज़ा खटखटा लिया, एहतजाज ऑप्शन रह जाता है। लेकिन अब उस एहतजाज के हवाले से भी जो खबरें जिस तरह की आ रही हैं, एहतजाज की तैयारियों की खबरों के बजाय खबरें ये आ रही हैं कि जी ये इख्तलाफ है, ये इख्तलाफ है, तो इस सब के अंदर क्या एक पावर शो करने की पोजीशन में है पीटीआई? क्योंकि देखिए सख्ती तो है और उस चीज़ को तो इग्नोर नहीं किया जा सकता कि क्रैकडाउन भी होगा, सब कुछ होगा, उसमें आपसी इख्तलाफात को पीछे रखना बहुत ज़रूरी था, लेकिन वो अब मीडिया की जीनत बनते जा रहे हैं। अच्छा देखिए, मैं बताऊं, जमहूरियत में इख्तलाफ राय होता है, हर एक का अपना एक नुक्ता नजर है। वो वजह क्या है, देखिए ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितने फेसेस से गुजरी है। पहले इमरान खान के साथ, यानी ये आप अंदाजा लगाएं, एक गिरफ्तारी का वारंट जारी करने के लिए पूरे पंजाब की पुलिस आ गई, इस्लामाबाद की पुलिस आ गई, आपने कोशिशें कर ली। फिर आपने क्या किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तोड़ लिया, फिर टीवी चैनलों में आपने बिठाकर देख लिया, लेकिन टूटा नहीं। फिर आपने नजरबंदी की ऑर्डर, लोगों के साथ जुल्म, जबर, ज्यादती, फिर भी नहीं टूटे। तो अब पार्टी के अंदर ये छोटी मोटी चीजें अपनी जगह चलती रहती हैं। फर्क सिर्फ इतना है ना, डर और खौफ इतना है कि एक लीडर इमरान खान जो जेल में बैठा हुआ है, वो नींद की नींदे हराम की। भाई आपको एतराज तो होना नहीं चाहिए हुकूमत वक्त को, अगर एहतजाज कर 8 फरवरी है क्या, 8 फरवरी वाले दिन डाका डाला गया था वोट के ऊपर, उसमें परेशानी क्या बात है, एहतजाज कर रहे हैं ना, आर्टिकल 15, 16, 17 है। अब उसमें देखिए कंसेप्ट, देखिए हर एक का अपना नुक्ता नजर है। कोई कहना चाहता है, तो ये कोई कहना चाहता है कि जनाब इस पे कोई लॉन्ग मार्च नहीं होना चाहिए, कोई इस पे बड़ा एहतजाज धरना नहीं होना चाहिए, ऐसी बातें तो होती रहती है। लेकिन ये इसीलिए तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन ने पाकिस्तान को लीड रोल के तौर पर रखा था कि वो क्या फैसला करती है, और वो बात बड़ी सीधी सी है कि वो एहतजाज करना है। अब छोटे मोटे देखिए गिले शिकवे, मैं नहीं समझता इनमें कोई बहुत बड़ी चीजें हैं। पार्ट अपना आप फैमिली के दरमियान मुख्तलिफ लोगों को खड़ा करके एतराज़ात पैदा करना, शक शुबात पैदा करना, लेकिन आम वोटर और पॉलिटिकल लीडरशिप के हवाले जितने लोग हैं वो सिर्फ इमरान खान को जानते हैं, बाकी किसी को नहीं जानते। Exactly. ना अजहर सिद्दीक को जानते हैं, ना किसी और को जानते हैं, ना बैरिस्टर गौर को जानते हैं, ना सलमान अकरम राजा को। वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को जानते हैं कि इमरान खान है, उसी का नजरिया चलना है। और आज भी देखिए, याद रखिएगा, जिस दिन इमरान खान बाहर हुआ, ये सारे आप देख लीजिएगा, 1 मिनट नहीं लगना, इसीलिए इमरान खान को बाहर लाया नहीं जा रहा। और ये देखिए 8 फरवरी का एहतजाज तो होना ही होना है। वो कामयाब तो उन्होंने खुद बना दिया, 3 छुट्टियां दे दी, छुट्टी कर दी। हमें कहा जा रहा है डेट आगे कर लें, पीछे कर लें। भाई 8 फरवरी को ढाका जब पड़ा था एहतजाज, उस सालगिरह, लेकिन अब आपको कहा जाए सालगिरह आप अपनी मर्जी से अलग दिनों में मना लो। सालगिरह तो उसी दिन होनी होती ना जिस दिन वो वकूआ हुआ, जिस दिन आप पैदा हुए हैं। और इसी तरह बरसी के हवाले से देखा जाए तो ये देने सारे, ये जो कहना कि जनाब आगे पीछे, अगर मसला सिर्फ ये है कि उससे मर्चें बहुत लगती हैं, नाजायज हुकूमत है ना, तो अब उसके लिए हमारा राइट अपनी जगह मौजूद है। छोटे मोटे गिले शिकवे मैं नहीं समझता, मुझसे कोई पूछता भी है तो मैं उन्हें जरा इग्नोर करता हूं कि देखिए बात बड़ी वाज़ेह है कि जो एक लाइन ऑफ एक्शन आ गई है। और अगर इमरान खान साहब से यानी आपको याद होगा, असफ जरदारी साहब जब गिरफ्तार थे या बाकी और लीडर थे, अस्पतालों में होते थे, उनके इंटरव्यू भी आते थे, उनकी बातें भी होती थी। इमरान खान की तो बात ही बाहर नहीं निकलने देनी, और कितनी तकलीफ और दिक्कत है, और गौर करें इस बात के ऊपर। बिल्कुल पॉइंट टेकन अजहर सिद्दीक साहब। मुलाकातों पर जो पाबंदियां हैं और हुकूमत की तरफ से जो क्रैकडाउन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर ये कह सकती है, पॉइंट रेज कर सकती है कि भाई यही बौखलाहट है और यही हमारी जीत है। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट अजहर सिद्दीक हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन इकराम, वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन इकराम, बसंत बहार के उस पहले सांस का नाम है जो सर्दियों की थकन उतार कर ज़मीन को फिर से मुस्कुराना सिखाता है। ये कोई एक दिन या एक तारीख तक महदूद खुशी नहीं बल्कि सदियों पर फैला हुआ एहसास है जिसकी जड़ें बरे सगीर की कदीम तहजीबों में पैवस्त हैं। पंजाबी रिवायत के मुताबिक ये माघ के महीने की 5वीं तारीख से जुड़ी समझी जाती है, जब सरसों के खेत जर्द चादर ओढ़ लेते हैं और इंसान भी फितरत के साथ हम रंग हो जाता है। बसंत असल में मौसम की तब्दीली का जश्न है, एक खामोश ऐलान कि जिंदगी ने एक बार फिर रंग बदल लिया है और उदासी के दिन पीछे रह गए हैं। कहते हैं कि इब्तिदा में बसंत ना पतंग थी ना छत, बल्कि खेत, मट्टी और आसमान के दरमियान एक सादा सी खुशी थी। किसान फसल के बेहतर होने की दुआ करते, औरतें जर्द कपड़े पहनती, बच्चे हवा में दौड़ते और फजा में एक अनजानी सी हल्की मुसर्रत तैरती रहती। वक्त के साथ साथ ये त्यौहार शहरों में आया, छतों पर चढ़ा, पतंगों की सूरत आसमान से बातें करने लगा और यूं बसंत एक इज्तमाई मुस्कुराहट बन गई जिसमें अमीर गरीब बूढ़े बच्चे सब बराबर के शरीक थे। पाकिस्तान में खास तौर पर लाहौर ने बसंत को अपनी शनाख्त बना लिया। यहाँ ये त्यौहार महज तफरी नहीं बल्कि शहर की रूह का इजहार बन गया था। पीले रंग के खाने, ढोल की थाप, छतों पर कहकहे और नीले आसमान में उलझती डोरें सब मिलकर एक ख्वाब सा मंजर बनाते थे। मगर इसी ख्वाब में आहिस्ता आहिस्ता लापरवाही ने जगह बना ली। तेज धार डोर, गैर जिम्मेदाराना पतंगबाजी और फायरिंग ने खुशी के इस त्यौहार को हादसात की कहानियों में बदल दिया। मुशर्रफ दौर में जब अमवात और जख्मियों की तादाद बढ़ी तो मामला अदालतों तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने अवामी तहफ़्फ़ुज़ को बुनियाद बनाकर बसंत और पतंगबाजी पर पाबंदी को बरकरार रखा। यह फैसला त्यौहार के खिलाफ नहीं बल्कि खतरे के खिलाफ था, मगर नतीजतन आसमान खामोश हो गए, छतें वीरान हो गईं और बसंत एक याद बनकर रह गई, जैसे किसी पुरानी तस्वीर में कैद मुस्कुराहट जो देखने पर खुशी भी दे और उदासी भी। 2018 में इमरान खान के दौर में एक बार फिर ये ख्याल जुबानों पर आया कि शायद बसंत को नए अंदाज, नए ज़ाब्तों और एहतियात के साथ वापस लाया जा सकता है। बात हुई कि ये हमारी सकाफत है, इसे मुकम्मल दफन नहीं होना चाहिए, मगर साथ ही ये खौफ भी मौजूद रहा कि कहीं माजी की गलतियां फिर ना दोहराई जाएं। कुछ बयानात आए, कुछ उम्मीदें जागी, मगर अमली तौर पर बसंत उस तरह वापस ना आ सकी कि आसमान फिर से पूरी तरह रंगों से भर जाते। अब मौजूदा हुकूमत ने बसंत को जिंदा करने के लिए एक नया जवाब पेश किया है। यह कहा गया है कि खुशी पर पाबंदी हल नहीं, जिम्मेदारी जरूरत है। इस बार बात त्यौहार को महफूज बनाने की है, खतरनाक डोर के बगैर, वाज़ेह कवानीन के साथ, ताकि बसंत एक बार फिर खुशी की अलामत बने, हादसे की नहीं। यूं ये फैसला किसी जिद या सियासत से ज्यादा एक तजुर्बा लगता है कि क्या हम बतौर मुआशरा खुशी को संभालना सीख गए हैं या नहीं। बसंत की ये नई कहानी शायद पुरानी बसंत जैसी बेफिक्री ना रखती हो, मगर इसमें शऊर की एक नई रोशनी जरूर है। ये त्यौहार अब सिर्फ पतंग उड़ाने का नाम नहीं बल्कि इस उम्मीद का इस्तारा है कि हम रंग, शोर और मुस्कुराहट को लौटा सकते हैं बगैर किसी के जख्म बने। जैसे बहार हर साल आती है मगर हर बार कुछ नया सिखा जाती है, वैसे ही बसंत भी लौटकर हमें याद दिला रही है कि खुशी अगर जिम्मेदारी के साथ हो तो आसमान और जमीन दोनों एक साथ मुस्कुरा सकते हैं। इसी सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा एम न्यूज़ लाहौर नादिर चौधरी ने। नादिर, आगाह कीजिएगा कि इस वक्त क्या तैयारियां हैं और क्या ऑन ग्राउंड सूरत हाल है बसंत के हवाले से लाहौर में। अच्छा, बिल्कुल तैयारियों की बात की जाए तो तैयारियां जो हैं वो तो बहुत दिन पहले ही मुकम्मल हो चुकी थी और कल रात 12 बजते ही जो है बसंत जो है वो शुरू हो चुकी थी। लाहौरिये हों और छोटा मोटा अगर कोई ऐसा फेस्टिवल हो तो वो उसको मिस नहीं करते। ये तो फिर बसंत है जो कि 25 साल बाद दोबारा लाहौरियों को वापस पंजाब हुकूमत ने लौटाई है और SOPs के तहत जो है वो बसंत मनाने की 3 रोज़ा जो इजाज़त सरकारी सतह पर मिली है। तो यहाँ पर खूब अल्लाह गुल्ला हो रहा है, छतें बुक हो रही हैं और लोग जो है वो अपनी फैमिलियों के साथ जो है बसंत को एंजॉय कर रहे हैं। ये रावी रोड का इलाका है, अंदरून का ही इलाका है और यहाँ पर भी जो है वो बहुत बड़ी तादाद शहरियों की जो है वो एक छत के ऊपर मौजूद है और यहाँ पर पतंगबाजी भी की जा रही है, खाना पीना भी चल रहा है और फैमिलियाँ एक दूसरे के साथ गपशप भी लगा रही हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे हम जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, नाइम है मेरा नाम और मैं इस्लामाबाद से आया हूँ। अच्छा, इस्लामाबाद से आए हैं। क्या समझते हैं लाहौर में बसंत आप देख रहे हैं, क्या पहली दफ़ा देख रहे हैं या आपने पहले भी बसंत मनाई है? मैंने बचपन में लास्ट बसंत मनाई थी
तब बहुत छोटा था, बिल्कुल हल्की फुल्की याद है मुझे, पतंगे शतंगे उड़ी होती थी, इजाज़त नहीं थी हमें डोर को हाथ लगाने की, तो छोटे से होते थे। अब बड़े हुए हैं तो दोबारा आए हैं, तो मैं भी साथ अपनी फैमिली को लेकर फिर इस्लामाबाद से आया हूँ इधर। बड़ा एक्साइटेड हैं सारे, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन 25 साल बाद ये बसंत ओपन हुई है, क्या समझते हैं बसंत को रेगुलर होना चाहिए या इसको पाबंदी लगनी चाहिए या क्या होना चाहिए, क्या समझते हैं आप? ज़बरदस्त है यार, मैं तो कहता हूँ इतनी अच्छी है, साल में 2 बार कर लेनी चाहिए, एक बार भी कम है। हाँ, तो होनी चाहिए, हर साल होनी चाहिए। ये अभी पहला साल है काफ़ी अरसे के बाद, इंशाल्लाह इस पे कोई मसले मसाइल ना हो तो ज़बरदस्त है, ज़रूर अगले साल भी होगी। हुकूमत ने SOPs जारी किए हैं, उसके ऊपर जो है बसंत करना चाह रही है हुकूमत, तो क्या कहते हैं, क्या शहरियों को अपना किरदार अदा करना चाहिए? बस रिस्पॉन्सिबली सारे चलाएं, गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें ध्यान रखें, छतों पे जो लोग अपनी पतंगे उड़ा रहे हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान रखें, डोरे शोरे नीचे ना गिरें ज़रा, और बच्चे जो भाग रहे होते हैं ना पतंगों के पीछे, वो भी थोड़ा ज़रा रास्ते में अगर गाड़ियों के ना आए तो बेहतर है। तो बस मेरे ख्याल से ध्यान से रखें, अपना ख्याल रखेंगे तो बसंत सबकी मज़े की रहेगी। जी बिल्कुल, आपने सुना शहरी यहाँ पर मौजूद हैं और एक नहीं, यहाँ पर बहुत सारी फैमिलियाँ जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, बल्कि यहाँ पर जो है वो मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये देखें, ये अभी गुड्डा जो है वो हवा में बुलंद हुआ है और इसको जो है वो एक शहरी जो है वो उड़ाने की कोशिश कर रहे। लगता है 25 साल गुजर जाने के बाद जो है जो पुराने लोग हैं वो भी शायद गुड्डी उड़ाना भूल चुके हैं। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे हम जानते हैं। ये मेरा ख्याल है कि बहुत सारी बसंतें देख चुके हैं और बड़े दोबारा बसंत देखनी में जो है नसीब हुई है हम सबको। क्या समझते हैं कि बसंत 25 साल बाद दोबारा वापस आई है? पहली बात तो ये कि 25 साल के बाद नहीं आई, यही गलत है। ये तकरीबन 17 और 18 से, ये 18 के 8 में हुई थी लास्ट जब ये ख़त्म हुई है। और अच्छा उसके वक्त इतनी फ्री हो गई थी, दाती डोर लटम पटम ये जो था ना शीशे वाली, तो ये बंद हो गई। अच्छा था, लेकिन नाउ इट्स गुड कि पीपल्स डिप्रेस हैं, मारे हुए महंगाई के, चलो 4 दिन ये एंजॉय कर लें, 3 दिन। मगर आपने डोर और गुड्डी या गुड्डा जो भी आप कहते हैं वो इतना महंगा कर दिया है कि ये गरीब आदमी की तो बसंत रही नहीं। अब नीचे आपने देखे स्टॉल लगा, मिनिमम जो है वो 15,000 का वो है पिन्ना, ठीक, 25 तक है, 30 तक है, और 1,000-2,000 का पतंग है जो चढ़ता है, जो तो 300 वाला तो बच्चों का है। तो हाउ पीपल कहाँ से लें और कहाँ से उड़ाएं? ये तो जो आपने रिलीफ दिया है ना, ये भी कर देते। ऊपर से बार कोड है, ठीक है, बार कोड, उससे क्या आप पकड़ लेंगे कि इस बार कोड से ये कहाँ से उड़ा है? ये बात नहीं है। बात ये है कि जब सारी SOP पे अमल हुआ था ना, इस पे भी हो जाना था, लेकिन आप इसको खुला छोड़ देते, कहते कि दाती टार और ये नहीं लगेगी, उसको बेशक 10 साल कैद दें। बाकी लोगों को ओपन मार्केट में जाए ना, शायद सस्ती हो जाती। अब आप देख रहे हैं ना कितनी गुड़ियाँ, 5 नहीं 10। अंदरून शहर गढ़ था, हमने देखा, मैं शहर में पला बड़ा, मैंने किसी ज़माने में जब मैंने मास्टर किया था, ये रोड थी, अभी ट्रैफिक का रश है बड़ा ज़्यादा ना, सारा कुछ चलता था, पतंगे उड़ती थी, शहरी जो है वो एंजॉय करते थे, फैमिलियाँ ऊपर आती थी, बारबेक्यू होते थे, बड़ा कुछ होता था। लेकिन इस बार तो शहरी परेशान ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आपने इतनी हाइप क्रिएट कर दी है कि कराची से आने से फ्लाइट 80-80 हज़ार का टिकट है, लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, और आगे आके एक ही बात पे जलील हो रहे हैं कि डोर कहाँ से मिलेगी। डोर कहाँ से? जिनके पास पैसे हैं उनको भी नहीं मिल रही, उनको भी नहीं मिल रही। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल ये बात हमने जो है मोची दरवाजे में भी देखी थी कि जो पतंगें थी वो भी महंगी थी, डोर थी वो भी तकरीबन नायाब वाला हिसाब था। और अभी यहाँ पर अभी आपको दिखाते हैं, ये देखें, ये है लाहौर, इसे कहते हैं लाहौर, जहाँ से मर्जी पतंग आई। अभी ये देखें, ये बसंत के रंग चेक करें, ये पीछे जो यहाँ पे डेकोरेशन की गई है, ये बसंत का ही एक हिस्सा है। और इसी तरह से जो है वो हमेशा से बसंत इंजॉय की जाती है, फैमिलियाँ आती हैं, फेस्टिवल होता है, लोग एक दूसरे के साथ गपशप लगाते बगैर किसी कह लें कि रंजिश के, बगैर किसी चीज़ों का। बल्कि बसंत एक ऐसा फेस्टिवल है लाहौर का कि इस पे तो रूठे हुए जो है वो भी मिल जाते हैं और आपस में जो है वो पुरानी जो रंजिशें होती हैं वो भी ख़त्म हो जाया करती हैं। बसंत लाहौर का एक ऐसा फेस्टिवल है जो 25 साल बाद हुकूमत पंजाब ने शहरियों को लौटाया है। ये भी हमें बताइएगा कि इस वक्त SOPs पर किस कदर अमल दरामद हो रहा है और हिफाजती इक़दामात के हवाले से एट द एंड हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि क्या क्या उठाए जा रहे हैं।
अच्छा बिल्कुल, फासली इंतजामात जो हैं वो तो ज़ाहिर बात है कि जिसने बसंत मनानी है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो छतों के ऊपर अगर चढ़ते हैं तो वो ऊपर ध्यान जितना है उतना नीचे भी ध्यान रखें, क्योंकि छतों से गिरने के वाक़यात जो हैं वो भी आज रिपोर्ट हुए हैं। कुछ जो है वो पतंगे लूटने के दौरान जो है वो ज़ख्मी होने के वाक़यात है वो भी रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा आहनी राड जो है वो बाइक्स के ऊपर लगाया गया है और जिस जगह पर जो है वो डोर आई है, लोग शहरी ज़ख्मी हुए हैं, वो गिरने से हुए हैं या हल्की फुल्की उनको जो है काटा है। अगर वो राड ना होता तो बहुत ज्यादा जानी नुकसान जो है वो मुतवक्के था। पुलिस की जानिब से 10,000 से ज्यादा की नफरी जो है वो बसंत के जो फेस्टिवल है उसकी सिक्योरिटी के लिए लगाई गई है। और इस्लामाबाद वाक़े के बाद लाहौर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं वहाँ पर भी जो है वो चेकिंग सख्त कर दी गई है और नफरी बढ़ा दी गई है। और शहरी जो हैं, जो अंदरून शहर लाहौर के रहने वाले हैं, जो बासी हैं यहाँ के, जिन्होंने माजी में जो है वो बसंतें देखी थी, वो कहते हैं कि अगर SOPs के ऊपर अमल दरामद किया जाए, ममनुआ गुड्डी डोर ना उड़ाई जाए और तमाम जो हुकूमती SOPs हैं जो गानों के ऊपर भी लगाए गए, जो दफ़ा 144 के वाले से भी लगाए गए, अगर इसके ऊपर मनोन अमल दरामद किया जाए तो हम शहरियों को, हम लाहौरियों को ये बसंत का त्यौहार परमानेंट तौर पर जो है वो हुकूमत पंजाब की जानिब से वापस मिल सकता है। जो माजी में जब इस बसंत के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी तो जिस तरह से नुकसानात हुए थे, इस बसंत के आज के फेस्टिवल में जो कि रात 12 बजे से लेके अब तक जारी है, उतना बड़ा खुदा ना खास्ता कोई जानी नुकसान नहीं हुआ या उस बड़ी मिकदार में जो है ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई कि तादाद ज़्यादा हो या कोई ऐसा मामला हो। इक्का दुक्का वाक़यात है, बच्चे हैं छतों पर चढ़ते हैं, गिरते हैं, ये चीज़ें जो है वो सामने पहले भी आती रही हैं, आज भी आ रही हैं। लेकिन बाइक सवार जो हैं उन तमाम के जो है वो राड लगा दिए गए, आनी राड, ताकि कोई डोर जो है खुदा ना खास्ता वो गले तक ना पहुंच पाए। और यही वजह है कि जो नहीं लगा रहे उनके खिलाफ अब मुकदमा दर्ज हो रहे हैं और बाइक जो है 3 दिन के लिए बंद की जा रही है। राइट, पॉइंट टेकन। बहुत बहुत शुक्रिया नादिर चौधरी, आपके वक्त का है कि जो ये खुशियां हैं ये मानना पड़े और हादसात से बचने के लिए जो SOPs हैं उन पर लोग भी अमल करें और मामलात खुशअस्लूबी से ये जो एक बसंत का फेस्टिवल है ये अपने अंजाम को पहुंचे। मखदूम साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।